नमस्कार। नरेंद्र मोदी विदेश में हैं। उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी में भीतर ही भीतर बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 2014 के मोदी के अपने इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोदी के खिलाफ उनके अपने सांसद खड़े हो गए हों। ये पहली बार है कि मोदी के अपने सांसद ने मोदी के खिलाफ बगावत कर दी है। कर्नाटका वो राज्य है जहां बीजेपी ने 17 सांसद जीते हैं। वहां के 7 बार के दलित सांसद रमेश जिगाजनागी ने मोदी को ललकार दिया है। कहा, मोदी ने मुझे मंत्री इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं दलित हूं। मुझे बताइए, क्या ये न्याय है? पूरे दक्षिण भारत में मैं अकेला दलित हूं जिसने लगातार 7 चुनाव जीते हैं। सभी ऊंची जाति के सांसद मंत्री बने। क्या दलितों ने भाजपा का समर्थन नहीं किया? मुझे इससे बहुत दुख पहुंचा है। अल्री ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿಕದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಜನರದು. ಆದ್ರೆ ಜನ ಏನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತೂ ಹಳಿ ಅಂತ ಉಳಿದ್ರು. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ನಿಮಗೆ ದಲಿತರು ವಿರೋಧಿ ಅದ, ಈ ಪಕ್ಷ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ದಲಿತರು ನನ್ನ ಜೋಡಿ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿಲ್ಲ, ಜನರ ಒತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಅದ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯನೋ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದ 7 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಪರ ಕಾಸ್ಟ್ನವ್ರು ಆದ್ರಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇನು ದಲಿತರೇನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಂತೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದಪ್ಪ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. क्या रमेश जिगाजनागी अकेले अपने दम पर मोदी को ललकार रहे हैं? सोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर सांसदों का एक बहुत बड़ा धड़ा भीतर ही भीतर ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार है। क्योंकि याद रखिए, मोदी आज भी बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। बीजेपी के सांसदों ने अभी तक मोदी को अपना नेता नहीं चुना है। देखिए, हमारी जो खबरें, हमारे जो सूत्र बताते हैं कि 15 अगस्त तक का ये सारा खेला है और 15 अगस्त तक मोदी जी ने भी कहा है, बाकी लोगों से सलाह मशवरा भी किया कि एक बार 15 अगस्त का झंडा फहर जाए और मेरा ऐतिहासिक भाषण हो जाए। क्योंकि देखिए, आप जो चर्चा कर रहे हैं कि इतने अच्छे भाषण 3 महीने से मोदी जी चुनावी रैलियों में दे रहे हैं, फिर सदन में उन्होंने भाषण दिया, फिर अभी रशिया में उन्होंने कहा, तो एक भाषण उनको लाल किले पे भी तो देना है ऐतिहासिक। वो भी तो, और वो तो लंबा भाषण होगा, उसमें कितनी अच्छी बातें मोदी जी बताएंगे, उसका विश्लेषण भी तो हम और आप बैठ के 15 अगस्त की शाम को करेंगे यहाँ। तो वो भी तो सुनना बाकी है अंत में। तो इन्होंने कहा है कि मुझे एक आखिरी ऐतिहासिक भाषण देने ले दीजिए, उसके बाद जो होगा, बैसाखी हटेगी, बैसाखी टूटेगी, बैसाखी चोरी हो जाएगी या बैसाखी में तेल कम गिरेगा, जो भी होगा वो सब तमाशा उसके बाद। मैं आपको निश्चित तौर पे कहता हूं और पहले भी कह चुका हूं कि अब आवाजें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उठेंगी, बाकी जगहों से उठ चुकी है। मैं आपको लगातार कहता था कि संघ के अंदर से आवाज उठेगी, संघ की आवाज उठ गई। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाजें तेज उठेंगी। अभी तो सब इंतजार कर रहे हैं कि इधर से बाबा ने आवाज उठाई दी है, उन्होंने अपना बता दिया कि भैया हमने अपना चीफ सेक्रेटरी बना लिया है और हम किसी की सुनने वाले अब नहीं है, संदेश दे दिया है। तो बाकी जगहों से संदेश आने शुरू हो जाएंगे। अभी महाराष्ट्र से कई संदेश आपको आएंगे। यही बात कुछ समय पहले लालू प्रसाद यादव ने भी कही थी कि मोदी सरकार अगस्त में गिर जाएगी। अब बिना आग के धुआं तो नहीं उठता। राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि मोदी की सरकार अल्पमत में है, कभी भी गिर सकती है। आप मेरा मत पूछेंगे तो मैं चाहूंगी कि देश में सरकार मजबूती से चले, देश मजबूती से आगे बढ़े। लेकिन सरकार के लक्षण अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि वो ठीक नहीं लग रहे हैं और सच यही है। नरेंद्र मोदी की उम्र हो गई है, ये बात ठीक है। अगले साल वो 75 के हो जाएंगे, ये बात भी ठीक है। सूत्र ये भी कहते हैं कि बीजेपी के भीतर इंतजार इस बात का है कि मोदी 75 साल के हो जाएं, उसके बाद नरेंद्र मोदी के बारे में कोई फैसला लिया जाए। ये एनडीए और बीजेपी की टेंशन है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उम्र का असर प्रधानमंत्री पर अभी से दिखाई देने लगा है। कांग्रेस को कोसने के चक्कर में मोदी ने रूस में खड़े होकर हमारे महान भारत देश का ही अपमान कर डाला। बोले 2014 से पहले भारत निराशा से घिरा हुआ था, हताशा और निराशा ने हमें जकड़ लिया था। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। देखिए, ये बात कोई और कहता तो भी नाकाबिले बर्दाश्त ही थी। प्रधानमंत्री ने विदेश में अपने ही देश की इज्जत उछालनी शुरू कर दी। ये उम्र का ही असर है भाई साहब। कांग्रेस ने चुनाव में जो सदमा दिया, उस सदमे से मोदी जी उभर नहीं पा रहे हैं।
2014 से पहले भारत अगर निराशा और हताशा में डूबा था, तो क्या बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें देश को हताशा में झोंक रही थी? क्या राम मंदिर आंदोलन हताशा में किया गया था? क्या मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हताशा और निराशा में बन गए थे? ये उन्होंने पहली बार नहीं कहा है। इससे पहले भी दक्षिण कोरिया में और चीन में कह चुके हैं। ये कैसा देश था, ये कैसे लोग थे, ये कैसी सरकार थी। भारत में लोग 2014 से पहले ये सोचते थे कि हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं कि भारत में जन्म लेना पड़ा। जो व्यक्ति देश का मुखिया होकर 140 करोड़ लोगों का अपमान करे, उस पर अब दया ही आती है। मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा, दुनिया के किसी देश का मुखिया ऐसा नहीं होगा जो दूसरे देश में जाकर अपने ही देश को, अपनी मातृभूमि को इस तरह से लज्जित करे। और विडंबना ये है प्रज्ञा जी, 2014 से पहले के देश को वे कोसते हैं, तब वे ये भूल जाते हैं कि वे 13 साल इसी भारतवर्ष के एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे 3 बार। वे जब 2014 से पहले के भारत को कोसते हैं तो वे ये भूल जाते हैं कि इसी देश में उनके पुरखे अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल प्रधानमंत्री रहे, 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उन्होंने। इसी भारतवर्ष में 2014 से पहले मोरारजी देसाई से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा, कितने लोग गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रह लिए। उन्हीं में से कुछ की मदद से आप सरकार चला रहे हैं। मोदी जी, आज आप जो अडानी को बेच रहे हैं वो सब 2014 से पहले ही बना था। जो कंपनियां आज आप बेच रहे हैं वो 2014 से पहले ही बनी थी। 2014 के पहले भारत को सरकारों ने बड़ी बड़ी ऊंचाइयां दी, हरित क्रांति दी, दुग्ध क्रांति दी, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति दी। देश ने कई युद्ध लड़े, एक को छोड़ सब जीते। 2014 से पहले ही हम परमाणु शक्ति बने। 2014 से पहले हम इतने उत्साहित थे कि साइकिल पर रॉकेट के पार्ट ढोकर हमने इसरो खड़ा कर दिया। 2014 से पहले हमारी शक्ति में ये दम था कि हमने पूर्वी पाकिस्तान को मिटाकर उसे बांग्लादेश बना दिया। 2014 से पहले हमारी शक्ति ये थी कि हम ताजे ताजे आजाद हुए थे, फिर भी 62 में चीनियों से लड़ गए थे। हमारे अंदर जिगर था, गुर्दा था, जज्बा था। आपकी तरह चीनियों को 2014 से पहले क्लीन चिट नहीं दी जाती थी। गलवान में हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए, आपने बेशर्मी से कह दिया ना कोई आया था, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है। 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी समेत हमारे प्रधानमंत्री झूठे और बतौलेबाज नहीं हुआ करते थे। न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। मेरे मायने ये है कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के स्टेटस के हिसाब से अनुरूप रहना होता है। वो मनमोहन सिंह, वो चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, मतलब चरण सिंह जी ने भी कभी ऐसी छिछोरी बात नहीं की होगी। लोग तो कहते किसान नेता थे, उनको तो चांस भी नहीं मिला ज्यादा, लेकिन उन्होंने भी कभी देश ऐसा नहीं कहा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, मेरे आने के बाद ही हुआ। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, आप फहरिस्त है लंबी। वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन कतई कभी ये नहीं कहा कि बस मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और आज से ठीक हो गया, इसके पहले तो देश बर्बाद था। ये अजन्मे हैं और अभी उस फॉर्मेट से बाहर नहीं आए। इनको लगता है आज भी ये भगवान ने भेजे हुए दूत है, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। जिनके सामने उन्होंने बोला, सारी दुनिया इन पे हंसेगी। कल यदि मैं उठ के खड़ा हो गया और मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन को एक्टिंग नहीं आती, मूर्ख है वो, अशोक वानखड़े से बड़ा कोई एक्टर नहीं है, लोग सुन लेंगे मेरी बात, क्योंकि भाई प्रज्ञा के चैनल पे है, लोग देखते हैं तो सुन रहे हैं। लेकिन बोलेंगे क्या पागलपन हो गया, पागल हो गया अशोक वानखड़े, 100 किलो का भैंसा अपने आप को अमिताभ बच्चन कहता है। बताओ, कुछ भी कहने लगे लोग आजकल, लोगों की रिएक्शन ही होगी। ऐसी ही रिएक्शन प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य पे। हर आदमी को अपने लिमिट्स मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, अभी राहुल गांधी ने बीजेपी को हिंसक हिंदू कहा था, तो मोदी को बड़ी मिर्ची लग गई थी। राहुल गांधी की बात को कर्नाटका के एक बीजेपी एमएलए ने बिल्कुल सही साबित कर दिया। बोले राहुल गांधी को संसद में बंद करके मारना चाहिए। सुनिए। वो कर्नाटक के विधायक का जो बयान है,
राहुल गांधी को संसद में बंद करके थप्पड़ लगाना चाहिए। ये कोई छोटी बात है? यानी राहुल गांधी ने उस दिन जो कहा था तो आपने सही साबित कर दिया। राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष जो एक तरह से शैडो प्राइम मिनिस्टर जैसी भूमिका में काम कर रहा है, उसे आप लोकतंत्र के सबसे बड़े पवित्र मंदिर में बंद करके थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं अगर मंगलुरु आएंगे तो यहाँ भी हम यही इंतजाम करेंगे। तो आप सोच कर देख लीजिए कि अगर 4 जून का भाव इन्होंने पढ़ लिया होता जनता का, और जनता ने कोई सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि में तो फैसला नहीं सुनाया। जो अपठनीय है उसने तो हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला में अपना फैसला सुनाया है। जो जिस राज्य में जिस भाषा को समझता हो समझ ले। मतदाता ने ये बताया है कि हमें नरेंद्र मोदी का अहंकार नहीं चाहिए। ये है मोदी के 2014 के बाद वाले भारत की तस्वीर। 2014 के बाद हमें क्या मिला वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 2014 के बाद हमें बेशर्मी से हिंदू मुसलमान करने वाले प्रधानमंत्री मिले, मॉब लिंचिंग मिली, संसद में गालियां मिली। 2014 के बाद भयंकर महंगाई मिली। 2014 के बाद रुपए की बुरी हालत मिली। सरकारी कंपनियां बेचने वाली सरकार मिली। 2014 के बाद किसानों पर काले कानून लादने वाले प्रधानमंत्री मिले। 2014 के बाद झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री मिले। अपने एक राज्य के जलने पर चुप रहने वाले प्रधानमंत्री मिले। फोटोबाजी के शौकीन प्रधानमंत्री मिले। तानाशाही के साथ नोटबंदी करने वाले प्रधानमंत्री मिले। 2014 के बाद हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाने का वादा करके जहाज ही बेच देने वाले प्रधानमंत्री मिले। 2014 के बाद क्या क्या मिला अगर वो बताने बैठूंगी दोस्तों तो रात हो जाएगी। लेकिन मैं जिम्मेदार पत्रकार हूं और जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैं अपना फर्ज समझती हूं। मेरा देश मेरी शान है, इसलिए मैं ये कहने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकती कि 2014 के बाद हमारा देश निराशा में घिर गया। देश हमारा है। हमारा देश आशाओं की खिड़कियां हमेशा खोलता आया है। हमारा डंका दुनिया में बजता था, बजता है और बजता रहेगा। अरे मोदी जी के कह देने से हमारे गौरवशाली इतिहास को निराशा के बादल थोड़ी ढक लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।